हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश मस्ती पर। तो दोस्तों, आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। राजस्थान की जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होती है उन सभी की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है। तो दोस्तों, अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं रोज़ाना आप तक सभी एग्ज़ामों की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्रोवाइड करवाता रहता हूँ और यहाँ से आपको सभी एग्ज़ामों में क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, आज का इसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं देखने वाले, लेकिन एक ऐसा चार्ट देखने वाले हैं जिसको अगर आपने अच्छे से कर लिया, अच्छे से समझ लिया, तो आपके यहाँ से लगभग 20-25 क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाने वाले हैं। ओके दोस्तों, तो ये क्वेश्चन है अपने राजस्थान की प्रशासनिक प्रणाली के ऊपर। ठीक है, तो किस तरीके से ये प्रशासनिक कार्य प्रणाली वर्क करती है अपनी। ठीक है, तो देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये फर्स्ट में होता है अपना राज्यपाल। ठीक है, तो राज्यपाल की ये 3 प्रकार की शक्तियाँ निर्धारित की हुई होती हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, तो ये राजस्थान की राज्यपाल की शक्तियों का विभाजन है, या फिर शक्तियों का विभाजन किस प्रकार किया गया है? 3 तरीके से कर दिया गया है। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, 3 तरीके से यहाँ पे विभाजित किया हुआ होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारा यही बन जाता है कि राज्यपाल की शक्तियों को कितने भागों में डिवाइड किया हुआ है? तो 3 भागों में। ठीक है, एक और क्वेश्चन बन सकता है कि इसकी शक्तियों को या फिर इसके कार्यों को कितने भागों में डिवाइड किया हुआ है? 3 भागों में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि व्यवस्थापिका का क्या काम होता है? तो दोस्तों, व्यवस्थापिका का काम होता है अपना कार्य नीति निर्माण करना। ठीक है, नीति निर्माण करना मतलब जैसे हमें कोई भी काम करवाना है, अपने राज्य में किसी भी काम को करवाना है, कोई नियम पास करवाना है, कोई लागू करना है, कोई भी कानून बनाना है, तो सबसे पहले व्यवस्थापिका क्या क्या करेगी? उसका नीति निर्माण करेगी, उस पर कानून बनाएगी। ठीक है, तो ये व्यवस्थापिका का कार्य होता है। उसके बाद काम होता है कार्यपालिका का। तो कार्यपालिका क्या करती है? उस कार्य का कार्य नीति क्रियान्वयन करती है। मतलब जो भी नियम यहाँ पे बनाया गया है व्यवस्थापिका के द्वारा, उसको करती है कौन? कार्यपालिका। नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि व्यवस्थापिका का काम क्या है? व्यवस्था करना। कार्यपालिका का क्या काम है? कार्य करना। ठीक है, कार्य की नीति का क्रियान्वयन करना। और उसके बाद आता है न्यायपालिका। तो न्यायपालिका क्या करती है? न्याय करती है, न्याय करती है। ठीक है, नाम से समझ में आ रहा होगा, लेकिन हमें ये समझना है कार्य नीति की समीक्षा करती है। मतलब जो काम हुआ है वो सही हुआ है या गलत हुआ है। ठीक है, किस चीज़ में कमी रही है, किस चीज़ में कमी नहीं रही, इसमें कोई घपला तो नहीं हुआ, ये सब चीज़ की जानकारी या फिर चेक कौन करती है, जांच कौन करती है? न्यायपालिका करती है, कार्य नीति की समीक्षा करती है। ठीक है दोस्तों, आई होप यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा कि राज्यपाल की शक्तियाँ हैं और ये किस तरीके से विभाजित है और किस तरीके से यहाँ पे ये वर्क करती हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम नीचे और। ठीक है, तो यहाँ पे देखना है, ये व्यवस्थापिका है, इसका नीचे वाला पार्ट होता है कौन? राज्य विधानमंडल, जिसको 2 पार्ट में विभाजित किया जाता है, विधानसभा और राज्यपाल इसका अभिन्न अंग होता है। ठीक है, इसी तरीके से कार्यपालिका है। तो कार्यपालिका 2 तरीके की कार्यपालिका होती है, एक होती है स्थायी कार्यपालिका, एक होती है अस्थायी कार्यपालिका। स्थायी कार्यपालिका वो होती है जैसे प्रशासनिक कार्यप्रणाली, जो एग्ज़ाम दे के सेलेक्ट होते हैं, जो उनकी गवर्नमेंट सर्वेंट में नौकरी लगी होती है एग्ज़ाम पास करके, वो क्या होते हैं? स्थायी कार्यपालिका होती है, जिनको कोई हटा नहीं सकता। और अस्थायी कार्यपालिका होती है राजनीतिक कार्यप्रणाली, जो चुनावों से चुनावित होते हैं, जिनको हम मतदाता चुन के भेजते हैं, वो कौन सी होती है? अस्थायी कार्यपालिका, जिनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, 6 वर्ष का, उसके बाद वो उनका पदस्थापन हो जाता है। ठीक है, तो कार्यपालिका के 2 प्रकार होते हैं, स्थायी कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका। तो दोस्तों, इसकी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दी है, वहाँ जाके आप डाउनलोड कर सकते हो इसकी पीडीएफ। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, टेलीग्राम चैनल की ज्वाइन कर सकते हो वहाँ जाके। ओके, तो इसी तरीके से देखिए, यहाँ पे न्यायपालिका है। न्यायपालिका का नीचे वाला जो पार्ट होता है वो होता है उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, और उससे नीचे वाला होता है अधीनस्थ न्यायालय। मतलब ये जो जिले में न्यायालय होते हैं, ठीक है, वो कौन से होते हैं? अधीनस्थ न्यायालय। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट है अपना, देखिए, जैसे स्थायी कार्यपालिका है, स्थायी कार्यपालिका के अंदर आते हैं शासन सचिवालय, मुख्य सचिव, सचिव, ठीक है, और आते हैं संयुक्त सचिव, उप सचिव और अवर सचिव। अब ये जो होते हैं सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव और अवर सचिव, ये प्रत्येक विभाग में होते हैं, चाहे वो एजुकेशनल डिपार्टमेंट हो, लेबर डिपार्टमेंट हो, कोई सा भी डिपार्टमेंट हो, सभी डिपार्टमेंट्स में ये पद होते हैं, सचिव का, संयुक्त सचिव का, उप सचिव का, अवर सचिव का। और ये क्या होते हैं? स्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से ये अस्थायी कार्यपालिका होती है। और अस्थायी कार्यपालिका में कौन कौन आते हैं? मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। ठीक है, अब मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री मिलकर क्या बनाते हैं? मंत्रिमंडल। तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, और एसएससी की इतनी बड़ी एग्जाम है, उसके बावजूद भी बहुत
बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होते हैं। तो मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होते हैं, मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री, ठीक है। और उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि मंत्रिपरिषद में कौन कौन शामिल होते हैं। तो मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री भी शामिल होता है, कैबिनेट मंत्री भी होता है, राज्य मंत्री भी होता है और उप मंत्री भी होता है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है लोगों को कि मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में क्या डिफरेंट है, ठीक है। तो कैबिनेट मंत्री क्या होते हैं, इस तरीके से ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा करता है। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए, मंत्रिमंडल का मतलब होता है मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री, और मंत्रिपरिषद का मतलब होता है मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। इस तरीके से यहाँ पे ये क्लियर होता है अपना। ओके, अब मैं बताता हूँ यहाँ पे आपको क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो नीचे से हम स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन तो हमारा यही बन रहा है कि अवर सचिव किसके प्रति उत्तरदायी होता है, उप सचिव के, ठीक है। और उप सचिव किसके प्रति उत्तरदायी होता है, संयुक्त सचिव के। संयुक्त सचिव किसके प्रति उत्तरदायी होता है, सचिव के। बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन। और उसके बाद यहाँ पे देखते हैं, मुख्य सचिव किसके प्रति उत्तरदायी होता है, शासन सचिवालय के, ठीक है। और शासन सचिवालय ये राज्यपाल के। ओके, अब इसी तरीके से यहाँ पे है कि उप मंत्री है जो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, राज्य मंत्री के, राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री के, कैबिनेट मंत्री है जो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, मुख्यमंत्री के, ठीक है। वो मुख्यमंत्री के प्रति उत्तरदायी देते हैं। और मुख्यमंत्री ये मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं। और अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि जो अधीनस्थ न्यायालय है, जैसे इनमें कोई मुकदमा गया और इनके जो निर्णय देते हैं, ये जो निर्णय देते हैं अधीनस्थ न्यायालय, इनके अगर निर्णय से कोई जो क्लाइंट है वो खुश नहीं है, तो वो कहाँ पे जाएंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे, ठीक है। और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में, इस तरीके से। तो इस तरीके से ये इसकी शासन प्रणाली होती है, ठीक है। उस शक्तियों को बंटवारा होता है। और यहाँ से अपने, अगर आप इसको अच्छे से समझ सकते हो, अच्छे से देख सकते हो, तो यहाँ से लगभग 15-20 क्वेश्चन आपके ईजिली क्लियर हो सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए रोजाना मैं अपलोड करता हूँ सभी एग्जामों की दृष्टि से। राजस्थान की और इंडिया की जितनी भी एग्जाम है उन सभी से रिलेटेड मैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्रोवाइड करवाता हूँ। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके गाइस, बाय।